नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 जुलाई 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहले 16th फाइनेंस कमीशन, दूसरे नंबर पे ईरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग, यानी इतनी ज़बरदस्त हीट वेव देखने को मिली। जुलाई पिछले 12,000 सालों का सबसे गर्म महीना रहा। और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आरटीआई बड़ी पिक्चर भी देखेंगे और क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए या फिर नहीं। उसके बाद क्वेश्चन, एथिकल डेफिनेशन, सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 16th फाइनेंस कमीशन से संबंधित है और आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 280 क्या बोलता है? इस आर्टिकल में प्रोविजन किया गया है हर 5 साल के बाद राष्ट्रपति फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करेंगे। काम क्या होता है फाइनेंस कमीशन का? रेवेन्यू को डिवाइड करना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, और दूसरी तरफ विभिन्न राज्यों के बीच में भी। इसके अलावा और बहुत सारे काम हैं, जैसे राज्यों को ग्रांट देनी है उसके बारे में रिकमेंडेशन देना, लोकल बॉडीज़ को ग्रांट देनी है उसके बारे में रिकमेंडेशंस देना, और दूसरे फाइनेंशियल मैटर्स पर रिकमेंडेशंस देना। वैसे देखो, एक चीज़ आर्टिकल में बोला गया है 5 साल बाद राष्ट्रपति फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करेंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूं। 2017 में सरकार ने फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया एनके सिंह की अध्यक्षता में, लेकिन पिछले फाइनेंस कमीशन को ना, यानी 15th फाइनेंस कमीशन जो एनके सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया था, इसको मैंडेट दिया गया 6 साल का, ना कि 5 साल का। आप बोलोगे सर कैसे पॉसिबल है? संविधान में तो 5 साल बोला गया है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो गया? देखो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि मिनिमम 5 साल है कि कम से कम 5 साल बाद राष्ट्रपति फाइनेंस कमीशन को गठित करेंगे ही। अगर ज़्यादा साल का मैंडेट दिया जाता है तो इसमें गलत नहीं है। इससे पहले भी 1987 में जो फाइनेंस कमीशन गठित किया गया था ना, तो उसको भी 6 साल का मैंडेट दिया गया था। तो पिछला फाइनेंस कमीशन गठित किया गया था 2017 में, 6 साल का मैंडेट दिया गया था, और जी हाँ, 6 साल पूरे हो गए। अब आ गया 2023, तो फिर से एक नया फाइनेंस कमीशन अब अपॉइंट करना पड़ेगा राष्ट्रपति को नवंबर में। हालांकि अभी टाइम है, बट सरकार ना डिटेल्ड टर्म्स ऑफ रेफरेंस देती है फाइनेंस कमीशन को। टर्म्स ऑफ रेफरेंस मतलब आपको इन इश्यूज पर, इन पॉइंट्स पर हमें रिकमेंडेशंस देनी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना सोच समझ के टर्म्स ऑफ रेफरेंस देती है फाइनेंस कमीशन को कि किन मुद्दों पे हम आपकी राय चाहते हैं, आपकी रिकमेंडेशन चाहते हैं। पिछला जो फाइनेंस कमीशन था, यानी अभी जो करंट चल रहा है 15th फाइनेंस कमीशन, वो देखो उसकी रिकमेंडेशंस लागू हैं 2025-26 तक। उसके बाद 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस लागू हो जाएंगी। राइटर ये बोलते हैं, देखो पिछला फाइनेंस कमीशन जब गठित किया गया था नवंबर 2017 में, उसके बाद तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। कोविड-19 की महामारी आ गई और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है, जैसे यूक्रेन रशिया के बीच में वार। कोविड की वजह से डेट जीडीपी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 2020-21 में तो ये 90% तक पहुंच गया था, कल जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था इससे संबंधित। और काफ़ी सारी स्टेट्स की जो फिजिकल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब उनका फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, रेवेन्यू कम है। इसके बाद राइटर ना हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू जो प्राप्त होता है उसमें से सेंटर को कितना शेयर मिलेगा और स्टेट्स को कितना शेयर मिलेगा। देखो 14th फाइनेंस कमीशन ने ना स्टेट्स के शेयर को इंक्रीज कर दिया था। अगर 100 रुपये रेवेन्यू प्राप्त होगा तो उसमें से 42 मिलेगा स्टेट्स को और बाकी 58 मिलेगा सेंटर को। इससे पहले प्रोविज़न ये था सिर्फ 32 मिलेगा स्टेट्स को और 62 मिलेगा सेंटर को, लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स का शेयर इंक्रीज करके कर दिया था 42। बाद में जम्मू एंड कश्मीर राज्य खत्म हो गया, यूटी बन गया, तो 42 की बजाय स्टेट्स का शेयर घट के हो गया 41%। 1% घटा गया क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर राज्य नहीं रहा। हालांकि देखो वैसे कायदे से सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान हुआ 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के कारण, लेकिन नहीं। इससे पहले ना प्लानिंग कमीशन नाम की एक बॉडी हुआ करती थी, वो बहुत ज़्यादा ग्रांट दिया करती थी अलग अलग राज्यों को। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ सेंटर को,
कि स्टेट्स का शेयर इंक्रीज कर दिया गया 10%, उसकी भरपाई कर ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि प्लानिंग कमीशन बॉडी खत्म हो गई और प्लानिंग कमीशन बॉडी ग्रांट दिया करती थी अलग अलग राज्यों को, तो उसने वो ग्रांट देना बंद कर दिया क्योंकि बॉडी रही ही नहीं। यहां से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा बचा लिया। नीचे आप ये ग्राफ देख सकते हो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 11th फाइनेंस कमीशन ने स्टेट का शेयर रखा 29.5%, 12वें फाइनेंस कमीशन ने 30.5%, 13वें ने 32%, 14वें ने बढ़ा के 42 कर दिया और 15वें ने 41। राइटर कहते हैं देखो मुश्किल है 16th फाइनेंस कमीशन स्टेट्स के शेयर को इंक्रीज करेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की फिस्कल सिचुएशन भी कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अभी ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना बहुत सारे सेस और सरचार्ज लगा देती है। सेस और सरचार्ज दोनों का मतलब सेम होता है, टैक्स ऑन टैक्स। फ़र्क इतना है, सेस किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए लगाया जाता है और सरचार्ज का पैसा कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है। ये डिफरेंस है दोनों ही टैक्स ऑन टैक्स। मतलब आपको जो टैक्स का अमाउंट देना है ना, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो उसके ऊपर भी कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स लगा दिया जाता है, वो हो जाता है सेस या फिर सरचार्ज। अगर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए है तो वो सेस, अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है तो वो सरचार्ज। सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा सेस और सरचार्ज देखो इसलिए लगाने लगी है क्योंकि सेस और सरचार्ज से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ना स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है, वो शेयरेबल नहीं है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चालाकी खेलती है, मान लीजिए कायदे से होना ऐसा चाहिए 100 रुपये मिले तो सीधा सीधा 41 रुपये जाएँ स्टेट्स को और बाकी 59 जाएँ सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट प्रैक्टिकली होता ऐसे है कि 100 में से सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है 20 रुपये तो हमें सेस और सरचार्ज से प्राप्त हुए हैं, ये तो कायदे से हमें आपके साथ शेयर करने ही नहीं है, तो हम शेयर करेंगे 80 रुपये, क्योंकि 20 तो काट दीजिए, 20 हमें प्राप्त हुए हैं सेस और सरचार्ज से। तो 80 में से फिर 41% जाता है स्टेट्स को और 59% जाता है सेंटर को। तो ये स्टेट्स को नुकसान होता है। अब कहने को देखो 41% स्टेट्स को मिलता है, लेकिन आप कैलकुलेट करोगे ना तो एक्चुअल में सिर्फ 31% मिलता है स्टेट गवर्नमेंट्स को। और बल्कि पहले 2015-16 से लेकर 2019-20 के बीच में स्टेट गवर्नमेंट्स को 35% मिल रहा था। तो स्टेट्स का शेयर बल्कि कम हो गया है एक्चुअल में। राइटर एक सजेशन ये देते हैं, आप ना एक लिमिट लगा दो ना कि भैया 10% से ऊपर आप रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर सकते सेस और सरचार्ज की सहायता से। ऐसी कोई लिमिट लगा दो। जैसे देखो 13th फाइनेंस कमीशन के पीरियड के दौरान टोटल रेवेन्यू में सेस से प्राप्त होने वाले रेवेन्यू का शेयर सिर्फ 9.6% था, लेकिन यह बढ़ता बढ़ता अब 18.5% तक पहुंच गया है 2020-21 से लेकर 2023-24 के बीच में। तो ये एक लिमिट लगाई जा सकती है कि सिर्फ टोटल रेवेन्यू में से 10% रेवेन्यू सेस और सरचार्ज का हो सकता है। ये आप अपने पास रख लो, बाकी तो आपको स्टेट्स के साथ डिवाइड करना ही पड़ेगा, उनके साथ बांटना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जीएसटी से प्राप्त होने वाले रेवेन्यू को लेके ना स्टेट गवर्नमेंट्स की काफ़ी शिकायतें रही हैं कि कम रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है। इससे अच्छा तो जीएसटी से पहले का सिस्टम था, जब सेल्स टैक्स या वैट हुआ करता था हमें ज़्यादा रेवेन्यू मिलता था। बट उनकी ये शिकायतें अब दूर हो रही हैं क्योंकि जीएसटी से सरकार को मिलने वाला रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अप्रैल में तो 1,80,000 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को जीएसटी से प्राप्त हुआ। तो सेंटर भी खुश, स्टेट भी खुश। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाँ एक चीज़ ज़रूर है, जीएसटी को और थोड़ा सिंप्लीफाई ज़रूर करना चाहिए। अभी भी इतने सारे टैक्स स्ट्रक्चर हैं, किसी प्रोडक्ट पे 5% लगता है, किसी पे 12%, किसी पे 18%, मतलब बहुत सारी डिविजन्स हैं, बहुत सारी टैक्सेस हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं। नेक्स्ट पॉइंट यह है, उस फार्मूले की बात करते हैं जिसके बेस पे विभिन्न राज्यों के बीच में जो रेवेन्यू है वो डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल 100 में से 41 रुपये अगर राज्यों को मिले तो ये 41 रुपये में से महाराष्ट्र को कितने मिलेंगे, तमिलनाडु को कितने मिलेंगे, हरियाणा पंजाब को कितने मिलेंगे, कैसे ये 41 रुपये विभिन्न राज्यों के बीच में डिवाइड होंगे। इसके लिए ना कई सारे इंडिकेटर्स देखे जाते हैं। किसी राज्य की पॉपुलेशन कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, एरिया कितना है, और दूसरे इंसेंटिव रिलेटेड फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट कवर कितना है,
डेमोग्राफिक चेंज कितना आया है किस राज्य में। अगर किसी राज्य ने पॉपुलेशन स्टेबलाइज करने में अच्छा काम किया है तो उसको ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। ये वेटेज था 15th फाइनेंस कमीशन का, ये वेटेज था। जैसे फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10% वेटेज दिया गया था। बाकी अलग अलग का भी आप देख सकते हो एक बार स्लाइड को पोज करके। अब देखो राइटर ये कहते हैं इतने सारे फैक्टर्स हमने देखे थे पिछले फाइनेंस कमीशंस में होते हैं, पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, इनकम, डिस्टेंस। राइटर का पॉइंट है कि इतने सारे पैरामीटर्स को क्यों कंसीडर करते हो यार। 3 मेन पैरामीटर्स को कंसीडर करो ना, किस राज्य की पॉपुलेशन कितनी है, एरिया कितना है और इनकम डिस्टेंस कितना है। बस 3 पैरामीटर्स को कंसीडर करो और जिसको जितनी ग्रांट देनी है दे दो। क्यों इतना तामझाम करना। इसमें से देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है इनकम डिस्टेंस। ये क्या पैरामीटर है, देखो होता क्या है, इस पैरामीटर को ना 45% वेटेज है। टॉप 3 पर कैपिटा इनकम वाले जो राज्य हैं ना उनका एवरेज लिया जाता है, वो हो जाती है एवरेज पर कैपिटा इनकम। फॉर एग्जांपल 3 राज्य ए बी सी, तीनों की पर कैपिटा इनकम का टोटल किया, 3 से डिवाइड किया गया और एवरेज पर कैपिटा इनकम आ गई कितनी, 50,000। अब ना किसी और राज्य की पर कैपिटा इनकम देखी जाएगी, फॉर एग्जांपल बिहार की। अब बिहार की पर कैपिटा इनकम मिलती है 10,000, जो कि एवरेज पर कैपिटा इनकम से काफ़ी कम है। गैप जो है वो 40,000 का है। तो जितना ज़्यादा गैप होगा उसको उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा और इस पैरामीटर का वेटेज है 45%। कई बार अमीर राज्य जो है वो विरोध भी करते हैं कि यार ये क्यों दे रहे हो, मतलब बिहार जैसे राज्य को मत दीजिए पैसा। राइटर कहते हैं देखो बिहार जैसे राज्य, मतलब जो गरीब राज्य है ना, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है, वहाँ पे अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा है। वहाँ पे अगर लोगों को स्किल्स दी जाएं, एजुकेशन दी जाए, उनके हेल्थ पैरामीटर्स अच्छे किए जाएं, तो इससे पूरे देश को फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ की जो लेबर है देश के अलग अलग इलाकों में जाती है, काम करती है। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन तो होना चाहिए रेवेन्यू का पूरे देश में, ताकि ऐसा ना हो कि देश का एक हिस्सा बहुत अमीर हो जाए और दूसरा बहुत ज़्यादा गरीब हो जाए। बट देखो चिंता की बात यह है कि बिहार जैसे राज्य में ना आज़ादी के बाद से ही पैसा दिया जाता रहा है, बट पिछले कुछ सालों में जो सुधार होना चाहिए था ना, इतने सालों में वो सुधार हो नहीं पाया है। कहीं ना कहीं तो मतलब एक बड़ी पिक्चर देखने की आवश्यकता है कि हर बार फाइनेंस कमीशन बिहार को जब ज़्यादा पैसे देता है तो सुधार उस गति से क्यों नहीं होता है। बिहार के लोग इतने ज़्यादा मेहनती हैं, मतलब इतना ज़्यादा टैलेंट है बिहार में, फिर भी व्यवस्था क्यों नहीं इंप्रूव होती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है पब्लिक डेट से संबंधित, जो कल हमने डिस्कस किया था। डेट जीडीपी रेशियो 2020-21 में बढ़ के हो गई थी ऑलमोस्ट 90%, जबकि 2018 में एफआरबीएम एक्ट को अमेंड किया गया था। इसके अनुसार जो टोटल हमारी डेट जीडीपी रेशियो है वो 40% होनी चाहिए और स्टेट्स के लिए 20% होनी चाहिए। बट देखो फिस्कल डेफिसिट जितना तेजी से कम होना चाहिए ना, उतना तेजी से कम हो नहीं रहा है। और उससे भी ज़्यादा दिक्कत पता क्या है, कई सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, मतलब पार्टीज हैं, वो इलेक्शन से पहले ना ऐसी ऐसी घोषणा कर देती हैं इलेक्शन जीतने के लिए, कुछ फाइनेंशियल वगैरह नहीं देखती कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर क्या फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन बस घोषणा कर दी जाती है इलेक्शन जीतने के लिए। और मान लीजिए वो पार्टी इलेक्शन जीत गई तो फिर वो स्कीम लागू भी कर दी जाती है, लेकिन कर्ज लेना पड़ता है, फिर डेवलपमेंट का रास्ता रुक जाता है। जैसे ना एक डिबेट चल रही थी, कर्नाटक की सरकार, अभी जो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने ना कर्नाटक में काफ़ी सारी घोषणाएं करी थी, आपको पता है। मेजर उन्होंने 5 डिक्लेरेशंस की थी और वो इलेक्शन जीत गई। अब ना विधायक सीएम से पैसे मांगने लगे हैं कि डेवलपमेंट करवाइए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सीएम बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, जो 5 हमने वादे किए थे उसको इंप्लीमेंट करने में सारा पैसा खत्म हो गया है। अब बात वही आती है, पैसा आपके पास लिमिटेड है, अब आप उसे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाना चाहते हो, सड़कें बनवाना चाहते हो, स्किल देना चाहते हो, एजुकेशन अच्छी करना चाहते हो, या फिर डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करना चाहते हो। देखो गरीबों की सिचुएशन इंप्रूव होनी चाहिए, इस बात पे तो डाउट किसी को भी नहीं होगा, डिबेट करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। सबकी इनकम इंप्रूव होनी चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, कौन सा तरीका बेटर है, वो वाली बात है।
इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, एजुकेशन इंप्रूव करना, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन ये सस्टेनेबल है, इससे इकोनॉमी की फाउंडेशन स्ट्रोंग होती है। बट फ्री में चीज़ें बांटना, फ्रीबीज, इन चीज़ों से होता क्या है, बस शॉर्ट टर्म फायदा होता है और कई बार तो इकोनॉमी के कोलैप्स होने का खतरा भी रहता है, जैसा पाकिस्तान में हुआ, श्रीलंका में हुआ, क्योंकि कर्ज इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सरकार के ऊपर और इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। तो पॉइंट ये है राइटर्स के अनुसार, जिन स्टेट्स ने अच्छा काम किया है ना, जिन्होंने ये फ्री में सब्सिडीज नहीं दी या फिर फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रखा है, तो उनको इनाम देना चाहिए फाइनेंस कमीशन के द्वारा। और ओल्ड जो पेंशन स्कीम है ना, उसको लेके आ रही हैं कई राज्य सरकारें, इसका काफ़ी विरोध हो रहा है, राइटर भी इसको क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम आने की वजह से स्टेट्स की जो फिस्कल सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, फाइनेंस कमीशन जो 16 गठित किया जाएगा उसको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है आरटीआई से संबंधित है, आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, थॉमस जेफरसन ने ना एक बार बोला था कि डेमोक्रेसी में इंफॉर्मेशन ना करेंसी के समान है। डेमोक्रेसी तभी फलती फूलती है जब इंफॉर्मेशन ज़्यादा स्प्रेड होती है, सिटीजन्स आसानी से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। हमारे देश के आर्टिकल 19 सेक्शन 1A में राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बोला गया है। 2005 में पार्लियामेंट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया, बनाया। ये जो एक्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाता है। आरटीआई एक्ट से संबंधित अनेकों स्टोरीज आपने भी पढ़ी होंगी और हमारे सामने भी हैं। देखो, आरटीआई है क्या, वैसे तो आपको पता ही होगा, अभी तक आप सब लोग मैच्योर लोग हो, लेकिन बेसिक्स में आपको बता देता हूं क्योंकि ये हमारे जीएस पेपर 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। आरटीआई एक्ट सिटीजन्स को इंपावर करता है कि वो यूनियन और स्टेट पब्लिक अथॉरिटीज से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो इससे उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, जनता आरटीआई फाइल करके इंफॉर्मेशन मांग कर सकती है। ये ब्रिज कब पास हुआ, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, कब से इसका निर्माण स्टार्ट हुआ, हर तरह की इंफॉर्मेशन पब्लिक के द्वारा डिमांड की जा सकती है। ये अपने आप में रेवोल्यूशन था। पहले देखो सीक्रेसी रहती थी, पब्लिक ऑफिशियल्स आंसर ही नहीं देते थे जनता का, कब से ब्रिज स्टार्ट हुआ बनना, कब से रोड बननी स्टार्ट हुई, किसने बनाई। पब्लिक ऑफिशियल्स कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देते जनता को। उनको लगता था कि हम तो मालिक हैं, जबकि नाम में ही देखो पब्लिक सर्वेंट हैं। वो ब्रिटिश मेंटेलिटी के साथ काम किया करते थे, लेकिन इस एक्ट ने जनता को बहुत मजबूत बनाया है। एक्ट में बोला गया है पब्लिक अथॉरिटीज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर से संबंधित इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, जैसे उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, फंक्शंस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, पावर और ड्यूटीज क्या है, ऑफिसर्स का, एम्प्लॉइज का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कौन से प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, सब कुछ उनको बताना पड़ता है। आरटीआई एक्ट के सेक्शन 4 में बोला गया है कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ऑफिस ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में रिलीज करेगा ताकि लोगों को आरटीआई फाइल करने की आवश्यकता पड़े ही ना। समझ गए? मतलब जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन वो अपनी वेबसाइट पर डालेंगे उतनी कम से कम लोग आरटीआई फाइल करेंगे ना। सेक्शन 8 में, हालांकि आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 में कुछ एग्जाम्पशंस बताई गई हैं। एग्जाम्पशंस की लिस्ट काफी लंबी है। देश की सोवरेनिटी से संबंधित मामला हो, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मामला हो, हमारे किसी फॉरेन स्टेट के साथ रिलेशंस का मामला हो, किसी से अपराध भड़के ऑफेंस हो, ऐसा कोई मामला हो, और बहुत सारे मामले हैं। ट्रेड सीक्रेट्स का मामला हो, कैबिनेट पेपर्स से संबंधित मामला हो, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 से संबंधित मामला हो, तो आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन देने से मना किया जा सकता है। यह बोला गया है कि हर एक ऑफिस में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी जो रिस्पॉन्सिबल होंगे उस ऑफिस में इंफॉर्मेशन देने के लिए। और इसके अलावा एक्ट में यह भी बोला गया है कि स्टेट लेवल पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इस्टेब्लिश किया जाएगा और सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, और ये इंफॉर्मेशन कमीशन इस्टेब्लिश भी किए गए हैं। अगर आरटीआई एक्ट का इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है, जनता की कोई शिकायतें हैं, तो वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। टाइमलाइन भी बताई गई हुई है एक्ट में कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को 30 दिनों के अंदर इंफॉर्मेशन देनी है, और सिटीजन की लाइफ और लिबर्टी से संबंधित मामला है तो 48 आवर्स के अंदर अंदर बताना होता है, या तो इंफॉर्मेशन देनी होती है, अगर नहीं देनी है तो भी बताना है कि क्यों नहीं दी जा सकती। उस पब्लिक ऑफिस में देखो, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के अगेंस्ट ही अपील फाइल की जा सकती है डिपार्टमेंटल अपीलेट अथॉरिटी के पास में, और डिपार्टमेंटल अपीलेट अथॉरिटी जो है दोनों पार्टीज को सुनती है, उसके बाद अपना ऑर्डर पास करती है।
सेकंड अपील फाइल की जा सकती है इंफॉर्मेशन कमीशन के पास में अगर कोई सिटीजन अपीलेट अथॉरिटी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो ये हमने बेसिक्स की बात कर ली। अब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। करप्शन को रोकने का टूल है। पिछले 17 सालों में न जाने कितने घोटालों का उजागर हुआ है, एक्सपोज हुए हैं इस टूल की सहायता से, जैसे आदर्श सोसाइटी स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। सिटीजन्स की वॉइस को एम्पावर करने का काम किया है, सिटीजन्स में कॉन्फिडेंस आ गया है क्वेश्चंस पूछने का, डेमोक्रेसी को मजबूत करने का काम किया है इस एक्ट ने। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है पब्लिक डोमेन में। इसके बाद सिस्टमेटिक ढंग से आर्टिकल में इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं। थ्रेट टू आरटीआई एक्टिविस्ट, बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या की गई है, ऑलमोस्ट 99। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी वैकेंसीज खाली रहती हैं, काम ठीक से नहीं करते। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट में फेरबदल किया था जिसकी वजह से अब पहले इनका दर्जा इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का इलेक्शन कमिश्नर के बराबर हुआ करता था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट में फेरबदल किया। अब उनके टेन्योर और रिनमरेशंस की सारी जो चीज़ें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती हैं। पहले उनका कार्यकाल 5 साल का हुआ करता था, अब 3 साल का हो गया। मतलब अब उनकी सर्विस रिलेटेड जो निटिग्रिटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई, तो वो निष्पक्ष रूप से काम नहीं करते, मतलब ऐसा दावा है कुछ एक्सपर्ट्स का। नेक्स्ट, राइजिंग पेंडेंसी, केसेस की जो पेंडेंसी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उनको बहुत धीरे धीरे ढंग से डिस्पोज किया जाता है। अपील्स बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गई हैं। नेक्स्ट, जुडिशियल बोटलनेक, बहुत बार देखो इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले के अगेंस्ट हाईकोर्ट ऑर्डर फाइल कर देती है। हाईकोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस भी दी थी, लेकिन बावजूद इसके हाईकोर्ट रिट फाइल कर देते हैं। तो जिसको इंफॉर्मेशन कमीशन से शिकायत होती है वो सीधा हाईकोर्ट चले जाते हैं, जबकि सोचा शुरुआत में यह गया था कि इंफॉर्मेशन कमीशन का फैसला अंतिम होगा। नेक्स्ट, देखो ब्यूरोक्रेट्स की एक शिकायत रहती है कि ना फर्जी आरटीआईज, यानी जिनका कोई मतलब नहीं बनता, ऐसी आरटीआईज बहुत फाइल की जाती हैं और इससे एम्प्लॉयज़ का काम बढ़ जाता है, उनको ऐसी ऐसी बेकार सी आरटीआईज का जवाब देना पड़ता है। लेकिन राइटर कहते हैं देखो ऐसी आरटीआईज की संख्या सिर्फ 4% है, ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स का एक्सक्यूज है, बहाना है। इसके बाद कुछ सजेशंस दिए जाते हैं। सबसे पहले देखो कोड ऑफ कंडक्ट इवॉल्व होना चाहिए सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए कि वो गवर्नमेंट से स्ट्रिक्ट डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। गवर्नमेंट अब उनकी सर्विस कंट्रोल करती है, तो ऐसा नहीं कि वो गवर्नमेंट के प्रति अकाउंटेबल हैं। डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, गवर्नमेंट के खिलाफ आदेश दें जब आवश्यकता पड़ती है, जब गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन नहीं देती है, ऐसा नहीं कि उनके सामने झुक जाएं। नेक्स्ट चीज़, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं डीडीए वर्सेस कीपर कंस्ट्रक्शन केस में, उनको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करना चाहिए और हाईकोर्ट को ना रिट नहीं यूज करनी चाहिए सीआईसी और सीआईसी की एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए, मतलब उनकी जुरिडिक्शन में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। तीसरा, अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है, अभी भी बहुत कम लोग आरटीआई फाइल करते हैं। चौथा, देखो ये भी जरूरी है कि प्रेस की फ्रीडम को इंश्योर किया जाए और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अपनी कंप्लीट ऑटोनॉमी इंश्योर करें, जो ऑफिशियल्स गलती करते हैं उनको पनिश किया जाए। बट क्वेश्चन ये उठता है कौन करेगा? राइटर एक तरफ आर्टिकल सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, सरकार तो पनिश करेगी नहीं उनको। खैर, पांचवा, लोकल लैंग्वेज में भी आरटीआई फाइल करने का ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि हमारा देश बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। छठा, स्कूलों से ही, स्कूल लेवल से ही आरटीआई का ऑप्शन स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि बड़े हो गए जब वो आरटीआई फाइल करना चाहें तो कर सकें। लास्ट में वही बात हम याद कर सकते हैं जो थॉमस जेफरसन ने बोली थी कि डेमोक्रेसी में इंफॉर्मेशन एक करेंसी है और उस करेंसी को, मतलब करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करने का काम करता है आरटीआई। ये तो देखो हमने थोड़ा जनरलाइज वे में आरटीआई को डिस्कस किया बड़ी पिक्चर के साथ। अब एक स्पेसिफिक इशू है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेंडिंग है, सुनवाई चल रही है। क्या पॉलिटिकल पार्टीज को भी आरटीआई के दायरे में आना चाहिए? ऐसा देखो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सरकार से बहुत तरह की सब्सिडी और टैक्स एग्जम्पशन लेती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, फायदा लेती हैं सरकार से, तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी हैं, उनको भी सरकार की तरह आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। अब इसके फेवर में भी पॉइंट है, अगेंस्ट में भी पॉइंट्स हैं। क्यों नहीं आना चाहिए पहले वो देख लेते हैं। क्यों? सबसे पहला पॉइंट, ऑटोनॉमी एंड प्राइवेसी। पॉलिटिकल पार्टीज का देखो ये कहना है कि हम अलग से चलना चाहते हैं बिना किसी इंटरफेरेंस के। हमारी जो इंटरनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो प्राइवेट रहनी चाहिए, वो जनता के सामने नहीं आनी चाहिए। इससे तो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को पता लग जाएगा। और आरटीआई की जो डेफिनेशन है वो बोलती भी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक अथॉरिटी है, तो फिर हमको क्यों शामिल कर रहे हो।
नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी कहना है कि हमारा नेचर वॉलंटरी है, हम पब्लिक बॉडीज है ही नहीं। अब किसी की चॉइस है वो कब किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे, कब किसी को छोड़ दे, समझ गए। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज की तरह कोई ऑब्लिगेशन नहीं है पब्लिक ये पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर में। पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी कहना है कि हमारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सारी तो हम देते ही है ना इलेक्शन कमीशन को, वो तो हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर लो। इंडिविजुअल कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन लड़ने से पहले एफिडेविट फाइल करता है, तो सारी इंफॉर्मेशन तो हम वैसे भी देते हैं। अगर आप हमें शामिल कर रहे हो आरटीआई के अंदर, फिर तो आप एनजीओज को भी करिए, हर एक उस ऑर्गेनाइजेशन को करिए जो सरकार से फ़ायदा लेता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी करिए। किस किस को करोगे आप? जो सरकार से फ़ायदा लेता है, ऐसी तो बहुत सारी बॉडीज़ हैं। अब पक्ष में बात करें, कौन से आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं पक्ष में कि आरटीआई के अंदर आनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़? वही सिंपल पॉइंट्स हैं। ट्रांसपेरेंसी आएगी फंक्शनिंग में, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, कौन कैसे डिसीजन ले रहा है, किस बेस पे डिसीजन लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जनता का जो ट्रस्ट है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में इंक्रीज़ होगा, करप्शन कम होगा, फैसले अच्छे से लिए जाएंगे तो डेमोक्रेसी मजबूत होगी। ये सारे फायदे हैं। लास्ट में सजेशन की बात आती है, क्या होना चाहिए? देखो, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने आप से ही ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करनी चाहिए, बिना आरटीआई के आए ही ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को मजबूत किया जाए ताकि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को चेक कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, रीडिफाइनिंग एनोनिमस डोनेशन। अभी देखो, जो अज्ञात डोनेशन मिलता है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ को, या तो वो बंद होना चाहिए या फिर उसकी लिमिट कम होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार ना पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन किसी ग्रुप से मिला, लेकिन दिखा देती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डोनेशन मिला है अलग अलग लोगों से, ये अज्ञात लोग हैं, इनका नाम बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो ये अज्ञात डोनेशन पे या तो बैन लगना चाहिए या फिर इसकी लिमिट कम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक अवेयरनेस एंड एडुकेशन। पब्लिक अवेयरनेस देखो बहुत जरूरी है पॉलिटिकल प्रोसेसेस में ट्रांसपेरेंसी से संबंधित। देखो, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मणिपुर का एग्जांपल लीजिए। देखो, मणिपुर में क्या कुछ हो रहा था ये पता था, सरकार को भी पता था, अपोजिशन को भी पता था, लेकिन जैसे ही वो वीडियो आई ना तो एकदम से सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई, सरकार को मजबूरी में एक्शन लेना पड़ा। ये होती है जनता की ताकत। अगर जनता हमारे देश में लिटरेट होना, जनता अगर अपने अधिकारों को जाने, समझदार हो, तो ना सिर्फ पॉलिटिशियंस, किसी की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है। अगर वो काम नहीं करता है तो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस से भी पॉलिटिकल पार्टी सीख सकती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, सजेशंस हैं क्या करना चाहिए। अब चलते हैं आगे। इसके बाद देखो, अगला जो आर्टिकल है ना, ईरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ईरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग इसलिए क्योंकि जुलाई का जो महीना है ना, वो सबसे गर्म महीना है। 12,000 जो ह्यूमन सभ्यता का इतिहास है ना उसमें, समझ गए, मतलब पिछले 12,000 सालों में जुलाई के 3 हफ्ते सबसे गर्म हफ्ते हैं। इस बार के जुलाई के हफ्ते आप यहां पर देखिए, सबसे गर्म हफ्ते रहे हैं। एवरेज टेम्परेचर जो है जुलाई का वो रहा है 16.95 डिग्री सेल्सियस। जुलाई 2019 के टेम्परेचर से ये 0.2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। 174 साल हो गए यूरोपियन यूनियन को टेम्परेचर मेजर करते करते, टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखते रखते। जुलाई में इतना ज़्यादा टेम्परेचर कभी नहीं देखने को मिला। हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है जुलाई का। और देखो इसका नतीजा क्या हुआ, आप इसका नतीजा देखिए। चाइना में टेम्परेचर पहुंच गया नॉर्थ वेस्ट में 52 डिग्री सेल्सियस। ग्रीस में वाइल्ड फायर देखने को मिले। इसके अलावा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई यूएसए के साउथ वेस्ट में भी। यूरोप में भी हीट वेव देखने को मिली। आप इंडिया की बात कर लीजिए, नॉर्थ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में कितनी ज़्यादा बारिश देखने को मिली। ये देखो क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है, ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है। कैसे? क्योंकि देखो एयर जब वार्म होती है तो मॉइस्चर कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और फिर वो एयर एकदम से प्रेसिपिटेट कर जाती है, एकदम से बारिश हो जाती है बड़ी इंटेंसिटी के साथ में, और इससे फ्लड आ जाता है, जो कि नॉर्थ इंडिया में देखने को मिला है। सोच के देखिए, अभी ये हाल है, अगर अर्थ के टेम्परेचर को आगे बढ़ने से ना रोका गया तो क्या होगा फिर। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का कहना है
अभी भी अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने से रोका जा सकता है, लेकिन एक्सट्रीम एक्शंस अभी लेने होंगे वर्ल्ड के विभिन्न देशों को। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 के प्रेसिडेंट डेजिनेट हैं सुल्तान अहमद अल जाबिर। ये G20 की मिनिस्ट्रियल मीट में आए हुए थे। इन्होंने बोला कि जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज है ना, उनको ज़्यादा एमिशन कट करना पड़ेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रोमिस किया, एक वादा किया कि मेरी अगली टर्म में इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। देखो अगर ऐसा होता है ना, मतलब बीजेपी फिर से सत्ता में आती है, तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा और ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट रखने का कि एमिशन कम करने के लिए। अभी इंडिया का टारगेट है कि 2070 आने से पहले हम नेट जीरो कार्बन स्टेटस अचीव करेंगे, बट प्रेशर आएगा कि इंडिया को 2050 से पहले ये टारगेट अचीव करना है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि 2040 से पहले हमें ये इंश्योर करना होगा जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो, जितनी भी बिजली पैदा हो, वो फॉसिल फ्यूल्स की सहायता से ना हो। ये कोल वगैरह इत्यादि का इस्तेमाल होता है ना बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, ये बंद होना चाहिए, इससे एमिशन होता है। तो अब देखो क्लाइमेट चेंज की जो नेगोशिएशंस हैं वो ऐसी स्टेज पर आ गई हैं, बिल्कुल करो या मरो वाली सिचुएशन आ गई है कि अभी भी नहीं किया तो फिर बस आगे तो बहुत ज़्यादा विनाश होने वाला है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ईरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग से संबंधित। इसके बाद आज की एथिकल टर्म है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एग्जाम्पल देता हूं, मतलब आप समझ जाओगे। मान लीजिए एक जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट के पास केस आया है, किसी कंपनी की फॉर एग्जांपल बायजू की फाइनेंशियल ऑडिटिंग करनी है। अब उस जर्नलिस्ट के खुद के पैसे लगे हुए हैं बायजू में, तो क्या आपको लगता है कि वो निष्पक्ष होकर काम कर पाएगा? देखो ये तो उस जर्नलिस्ट की इंटीग्रिटी पर डिपेंड करता है कि वो सही ढंग से काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बट ये जो सिचुएशन है ना, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन है, क्योंकि उस पत्रकार के पैसे लगे हुए हैं कंपनी में। एक तरफ उसका इंटरेस्ट नंबर ए है, दूसरी तरफ उसका इंटरेस्ट नंबर बी है कि उसको अपना काम अच्छे से करना है, प्रोफेशनली अब वो अपना बेस्ट दे, ये उसका दूसरा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नंबर बी। तो दोनों में से कौन से इंटरेस्ट को वो जर्नलिस्ट तवज्जो देगा, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जब कोई पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन देखो कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट या फिर लॉयल्टी फेस करता है ना, या करती है, जिसकी वजह से संभावना है कि वो फेयर, इम्पार्शियल, जस्ट या फिर ऑब्जेक्टिव मैनर में एक्ट नहीं करेगी, तो इस सिचुएशन को कहा जाता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे देखो जज के पास में कोई केस आया है मर्डर का, लेकिन आरोपी जज का बेटा है या बेटी ही है, तो यहां पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट है जज के सामने। एक उसको फैसला देना है, दूसरा आरोपी उसका खुद का बेटा या बेटी है। दोनों में से कौन से इंटरेस्ट को जज तवज्जो देगा? समझ गए? आप बताइए अपनी पर्सनल लाइफ से कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एग्जांपल। आज का क्वेश्चन है एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। पोर्टर स्टीवर्ट। बहुत बढ़िया कोट है। देखो आपके पास क्या करने का अधिकार है और क्या आपको करना चाहिए, दोनों के बीच में डिफरेंस को समझना ही एथिक्स है। बढ़िया बढ़िया एग्जांपल हैं इसके। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस हेट स्पीच। आपके पास बोलने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हेट स्पीच देना स्टार्ट कर दो। आपको अपने अधिकारों को मिसयूज नहीं करना चाहिए। अधिकार मिले हैं तो उसको राइटफुली यूज करो, यानी सही तरीके से इस्तेमाल करो। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। राइट टू प्राइवेसी वर्सेस डाटा प्रोटेक्शन। कंपनीज डेटा इकट्ठा करती हैं, लेकिन राइट है डेटा इकट्ठा करने का, कंज्यूमर्स ने अपनी कंसेंट दी है, बट देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि डेटा को प्रोटेक्ट करना है, गलत हाथों में नहीं जाने देना है, बेचना नहीं है। देखो इसका एक एग्जांपल तो मैं पर्सनली भी दे सकता हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ना, ये है इशिता किशोर, रैंक 1। ये ओनली कम्युनिटी की अपनी मेंबर थी, अभी भी मेंबर हैं, टेलीग्राम ग्रुप में एडिड हैं, और कुछ ऑफलाइन सेशंस भी अटेंड किए थे, जैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सेशंस नहीं होते उस टाइप के। तो देखो जब इनका इंटरव्यू लिया ना सिलेक्शन के बाद, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं नाम नहीं लेना चाहती। तो इंटरव्यू भी है, वो इंटरव्यू पब्लिश नहीं किया गया था। बाद में टीम ने मुझे बोला था कि सर अपनी कम्युनिटी से जुड़ी हैं तो हम इंटरव्यू डाल सकते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं, मतलब अगर उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि नाम नहीं लेना चाहती तो हमें नहीं डालना चाहिए। देखो वही चीज़ आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कीजिए।
वट वी हैव राइट टू डू, ये अधिकार था। चाहते तो तस्वीर भी प्रेजेंट कर सकते थे, बता भी सकते थे बच्चों को कि देखो अपनी कम्युनिटी के मेंबर हैं, लेकिन नहीं बताया गया क्योंकि सही नहीं था। और पेड कोर्स तो इन्होंने वैसे भी कोई ज्वाइन किया ही नहीं था, ओनली आईएएस का। बात देखो ये है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं ऐसा कोई दावा कर रहा हूँ कि मैं ओनली आईएएस जो है वो मोस्ट एथिकल है। नहीं यार, हमसे तो बहुत बार गलतियाँ होती हैं और गलतियों से सीखते भी हैं। कोशिश रहती है कि किसी का बुरा ना हो, नुकसान ना हो, कोशिश रहती है, ये हमेशा रहती है। मतलब जो हम ये एथिक्स के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, कितने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाती है। मतलब मेरी खुद की आत्मा को मुझे जवाब देना पड़ता है कि यार इतने हम एथिक्स के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, अगर मैं खुद ही अप्लाई नहीं करूँगा तो कैसे काम चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर इनफॉलिबल, की गलती हो ही नहीं सकती है, ऐसा नहीं है। खैर, ये जो क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट कीजिएगा बढ़िया ढंग से। इसके बाद देखो समरी के माध्यम से रिवाइज हमें करना है। देखो पिछले 2-3 दिनों से ना मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जो तरीका है ना लास्ट में रिवीजन करने का, वो इतना फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रहा है। तो कुछ लोगों ने बोला कि जो ये समरी मिलती है इसे या तो अगले दिन रिवाइज किया जाए या फिर वीकली बेसिस पे रिवाइज किया जाए जल्दी जल्दी, इस फॉर्म में जो आपको A4 पेज पे ये समरी मिलती है, इससे बल्कि ज़्यादा फायदा होगा। तो आप बताइए आपकी क्या राय है, उसी दिन लास्ट में रिवाइज करना ज़्यादा कारगर है या फिर इस प्रकार से ये जो समरी की फाइल है इसे कंपाइल करके हम डिस्कस करें या फिर नेक्स्ट डे डिस्कस करें? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।